Good morning, class. This is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. Today, we'll teach Management Accounting in Integrated MBA third sem. Now, today we are discuss about Unit second. Next topic आपका Tools of Financial Analysis. That means Financial Analysis में कौन कौन से आपके टूल होते हैं, बात करते हैं इस पे हम आज। सबसे पहला आपका जो पॉइंट दिया हुआ है टूल्स में, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। क्या होता है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट, बात करते हैं इस पे। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिगर्स फॉर 2 or more years आर प्लेस्ड साइड बाय साइड to facilitate comparison, these are called comparative financial statements। बता रहे हैं कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की 2 फिगर्स और उसमें आपके मोर ईयर्स, मतलब 2 या फिर मोर ईयर्स हों और उनमें कंपैरिजन आपका किया जा रहा हो, ठीक है, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बहुत सिंपल सी इसमें चीज़ है कि जब हम इसका न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तब जो है क्या हमें ये ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जो भी बात हो रही है आपकी इसमें थ्योरी में न्यूमेरिकली हो रही है। तो होता क्या है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट में जो हम फॉर्मेट बनाते हैं इसका, उसमें पार्टिकुलर का कॉलम होता है पहला, फिर नोट नंबर, फिर आपका प्रीवियस ईयर का कॉलम दिया होता है, ठीक है, फिर आपका करंट ईयर का कॉलम दिया होता है, ठीक है, और इन्हीं का हम कंपेयर करते हैं। इसके बाद हम एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज कॉलम में क्या करते हैं, इसमें फार्मूला पुट करते हैं C=B-A क्योंकि जो हमने पीछे 2 ईयर्स बताए हैं आपके, आपका एक तो पास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। तो जो हमारा पास्ट ईयर होता है, प्रीवियस ईयर, उसको हम कॉलम ए मान लेते हैं और प्रेजेंट वाले को बी और नेक्स्ट कॉलम में हम क्या करते हैं, C=B-A कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका कॉलम होता है परसेंटेज चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज। उसमें हम कॉलम नंबर 5 होता है ये आपका, इसमें क्या करते हैं हम D=C/A/100 फार्मूला पुट करते हैं। तो जब आप PDF में ये देखेंगे इसका फॉर्मेट तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सब कुछ मिला करके हम इसमें क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है, 2 ईयर्स के जो भी आपके फिगर्स दिए होते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो आपका आता है इसमें, कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब ये तो आपका ऊपर कंपैरेटिव स्टेटमेंट हो गया था, अब बात करेंगे हम किसकी, कॉमन साइज स्टेटमेंट की। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट आपका क्या होता है, बात करते हैं इस पे हम। इन दिस स्टेटमेंट्स वेरियस फिगर्स आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टू सम कॉमन बेस। इन स्टेटमेंट of profit and loss, revenue from operations figures is taken at 100 and all other figures are expressed as % of revenue from operations। बता रहे हैं जब स्टेटमेंट हम बनाते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट आपका कॉमन साइज बैलेंस शीट होता है और कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो इसमें भी क्या होता है कि जो इसमें आपका दिया होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसको हम 100 मानते हैं, ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। और सारे आपके जो भी होंगे और इसके बाद जो भी आपके फिगर्स होंगे उनके हमको परसेंटेज निकालने पड़ेंगे, वो भी कन्वर्ट किया जाएगा आपका फिगर्स को, कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। जो भी आपके फिगर्स होंगे उनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे कॉमन बेस पे। तो ये आपका न्यूमेरिकली दिया हुआ है पूरा, जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फिगर्स इज टेकन एट 100। बताया हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो आपका
परसेंट लिया जाएगा वो 100 लिया जाएगा पूरा, और अदर फिगर जो वो आपकी परसेंटेज में कन्वर्ट कर दी जाएंगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मान के। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है ट्रेंड एनालिसिस। अब ट्रेंड एनालिसिस में क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इन मेकिंग comparative study of the financial statements for a number of years for calculating trend percentage any years is selected as the base year। बता रहे हैं कि ये आपको हॉरिजॉन्टली बनाया जाता है। दूसरी चीज़, इसमें आपके कुछ ईयर्स दिए होते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स दिए होते हैं। हम करते क्या है, जब हम कैलकुलेशन करते हैं फॉर कैलकुलेट ट्रेंड एंड परसेंटेज एनी ईयर्स इज सिलेक्टेड एज द बेस ईयर, उसमें से किसी एक ईयर को हम बेस ईयर मान लेते हैं और फिर परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि जो भी क्वेश्चन में जैसे गिवन होगा उस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हम इस पर बात करेंगे ब्रीफली। नेक्स्ट जो इसके बाद है आपका अकाउंटिंग रेशियो। क्या होता है? A ratio is simply one number expressed in relation to another and a study of the relationship between various items or groups of items known as ratio analysis। तो रेशियो क्या हमें एक्सप्रेस करता है? रिलेशन आपकी बताता है टू फिगर्स में, ठीक है, टू आइटम्स में आपकी रिलेशनशिप बताता है। जैसे कि मैंने इससे पहले बात की थी कि करंट रेशियो, जैसे कि रेशियो में आपका होता है करंट रेशियो, तो करंट रेशियो का जो फार्मूला होता है आपका करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो जब इसका जो रेशियो निकल के आता है बाद में, तो इसका आइडियल रेशियो होता है 2:1। तो ये आपकी एक रिलेशन बता रहा है कि जो 2 है वो एसेट है और 1 है लायबिलिटीज़ है। दैट मीन्स एसेट जो है वो लायबिलिटीज़ की 2 गुनी होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत से आपके रेशियोज़ हैं। जब हम न्यूमेरिकली बात करेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है 5 पॉइंट इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट? इट शोज द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड एंड एनालिसिस द रीजंस फॉर चेंजेस इन बैलेंस ऑफ कैश बिटवीन द टू बैलेंस शीट डेट्स। बता रहे हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है आपका बनाया जाता है, तो मोस्टली इसका जो मेन पर्पज़ होता है, इससे हमें ये पता लगता है कि किसी भी कोई भी कंपनी अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रही है तो उससे ये पता लगा सकता है कि उस कंपनी में कैश का कितना इनफ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, द रीजन्स फॉर चेंजेस इन बैलेंस शीट ऑफ कैश बिटवीन द टू बैलेंस शीट डेट्स। इसमें आपकी बैलेंस शीट दी होती है, उसमें 2 डेट्स दी होती हैं। ठीक है, तो उन डेट्स को कंपेयर करके हम इसको बनाते हैं, क्योंकि होता क्या है, उन डेट्स में जो भी आइटम दिया होगा उनको माइनस करके अमाउंट आपकी डाली जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब ये भी आपका पूरा न्यूमेरिकल है, तो जब ये न्यूमेरिकली आएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे आपको बेसिक जो नॉलेज है वो दी गई है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितना कैश का इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है किसी भी कंपनी में, वो आपको फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका सेकंड पॉइंट है इसमें टूल में, फंड फ्लो स्टेटमेंट। आइए बात करते हैं इस पर। इट शोज इज डिजाइन टू शो द चेंजेस इन द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ द फर्म बिटवीन द डेट्स ऑफ टू बैलेंस शीट। तो मतलब बनाने का तरीका लगभग इसका भी कैश फ्लो की तरह है कि इसमें ये शो किया जाता है कि कुछ चेंजेस आते हैं एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल में फर्म की या फिर किसी कंपनी की। उन चेंजेस को कैसे, उस चेंजेस के बेस मान करके कैसे हमें अकाउंट्स को मेंटेन करना है, मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट को मेंटेन करना है, और बिटवीन द डेट्स ऑफ टू बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट दी होगी, उसमें 2 डेट दी होती हैं, प्रीवियस ईयर, प्रेजेंट ईयर। तो जो भी अमाउंट होती है वो माइनस करके आती है फंड फ्लो स्टेटमेंट में। तो मेन जो इसका जो होता है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपके एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल में, इसलिए आपका ये फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट आपका 7 पॉइंट आता है, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। बात करते हैं इस पर क्या होता है ये। ब्रेक इवन पॉइंट इज़ द पॉइंट
where total assets are exactly equal to the total sales. At this point, there is neither any profit nor any loss. It can be also termed as no profit, no loss point. ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है आपका? बता रहे हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट आपका एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आपके टोटल एसेट जो है वो आर एग्जैक्टली इक्वल टू द सेल्स के इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर किसी भी कंपनी या फिर फर्म को ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है, मतलब जो एसेट्स हैं वो आपकी सेल्स के इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो प्रॉफिट होता है आपका, ना ही लॉस होता है। दूसरे टर्म में हम ये भी कह सकते हैं कि इट कैन बी ऑल्सो टर्म एज नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ना तो प्रॉफिट है फिर ना भी लॉस है, वही बात आपकी बताई गई है। तो ब्रेक इवन पॉइंट में ये बात ध्यान रखनी है, जहाँ पर आपके एसेट्स जो हैं वो सेल्स के इक्वल हो जाती हैं और किसी भी फर्म या कंपनी को ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। ओके, तो ये आपके सारे पॉइंट्स कवर हो गए इसमें टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।